तो क्लास 6 में भी हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि दो प्रकार की फाइबर होती है, एक फाइबर वो जो हमें एनिमल से मिलती है और एक फाइबर वो जो हमें प्लांट से मिलती है। आपको पता है सिल्क की साड़ियाँ जो मम्मी पहनती है, तो सिल्क हमें कहाँ से मिलती है? कोकून्स ऑफ सिल्क मोथ से मिलती है। ये एक प्रकार का कीड़ा होता है। क्या आप जानते हो कि शीप के बॉडी के किस हिस्से से हमें फाइबर मिलता है? और दूसरा क्वेश्चन ये, क्या आप ये जानते हो कि वो कैसी प्रोसेस होती है जिससे हम किसी फाइबर को वुलन यार्न, यानी कि वो जो स्वेटर बनाने वाला वुलन आते हैं ना यार्न, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं फाइबर को? जैसे आपकी मम्मी सर्दी के टाइम में खरीदती होंगी स्वेटर बुनने के लिए। ये सब कैसे होता है? डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क? एक कोकून, एक कीड़े से सिल्क फाइबर बनाई जा रही है और फिर सिल्क फाइबर से हम सिल्क कपड़ा बना रहे हैं, जिसकी बाद में साड़ी बनती हैं, काफी महंगी होती हैं ये। तो ये सब कैसे होता होगा? ये सारे जो भी क्वेश्चंस है ना जो मैंने अभी आपसे पूछे, अभी आपको नहीं इनके आंसर्स पता होंगे, लेकिन आई बेट यू कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इन सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, एनिमल फाइबर्स से स्टार्ट कर रहे हैं हम, वुल एंड सिल्क। तो पहले बात करेंगे वुल से। वुल कम फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। वुल समझते हो ना, जिससे स्वेटर बनता है, जैसे गर्म चीजें बन रही हैं हम ठंड के टाइम में जिन्हें पहनते हैं, तो हमें ये भेड़ से मिलता है, बकरी से मिलता है, जिसके भी मतलब ऐसे बाल होते हैं इस प्रकार के, उनसे बनता है वुल। These wool yielding animals wear hair on their body. तो क्या होता है? वूल हमें उन्हीं एनिमल से मिल रहा है जिनकी शरीर पे ये बाल हैं। ठीक। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आप लोग जानते हो कि इन एनिमल्स के जो शरीर पे इतने थिक बाल क्यों होते हैं? Hair trap a lot of air. Air is poor conductor of heat, as you would learn in chapter 4. So hair keeps these animals warm. Wool is derived from these hairy fibers. तो दरअसल इनके शरीर में बाल होते हैं ताकि इनको सर्दी ना लगे। ठीक है, क्या ना लगे? सर्दी ना लगे। और इन्हीं बालों से, इनके जो बाल होते हैं ना, हम वूल फाइबर बनाते हैं। एक्टिविटी 3.1, Feel the hair on your body and arms and those on your head. जरा अपने हाथ से अपने बालों को, शरीर पे जो आपके छोटे छोटे बाल हैं उनको टच करके देखो। क्या आपको कोई डिफरेंस मिला? जो आपके सर के बाल हैं और आपके शरीर के बाल हैं, उनमें कोई डिफरेंस मिला क्या? Which one seem coarse and which one is soft? बताइए कौन से बाल आपके थोड़े हार्ड हैं और कौन से बाल आपके थोड़े सॉफ्ट होंगे? Like us, the hairy skin of the sheep has two types of fiber that forms its fleece. जैसे हमारे सिर के बाल और बॉडी के बालों में अंतर होता है, कहीं हार्ड बाल होते हैं तो कहीं सॉफ्ट बाल होते हैं, वैसे ही शीप के बॉडी पे भी दो प्रकार के फाइबर्स हमें मिलते हैं। दो प्रकार के फाइबर्स कैसे मिल पाते होंगे? क्योंकि दो प्रकार के हेयर मिलते हैं शीप के। कैसे? द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। देखो, जो थोड़े हार्ड होते हैं ना, जैसे इधर के जो बाल हैं शीप के, देखो कर्सर कहाँ लेके जा रही हूँ, यहाँ के जो बाल होते हैं ना शीप के, वो थोड़े कठोर होते हैं, और जो स्किन से टच हुए अंदर के जो बाल होते हैं ना, वो सॉफ्ट होते हैं। The fine hair provide the fibers for making wool. और जो यही फाइन हेयर है ना, सॉफ्ट अंदर के, इन्हीं से वूल बनाई जाती है। Some breeds of sheep possess only fine under hair. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. कुछ इस प्रकार की भेड़ होती हैं, शीप होती हैं, जिनके सिर्फ फाइन हेयर होते हैं जो वूल बनाने के काम आते हैं। This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring, such as soft under hair in sheep, is termed selective breeding. अब देखो क्या कि हमें कैसी भेड़ चाहिए? जिसके सॉफ्ट अंडर हेयर हो, ताकि उससे हम वूल बना सके, वही भेड़ तो फायदा करेगी। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे भेड़ों को चुनते हैं जिनसे बच्चे, उनके जो दूसरे बच्चे होंगे ना, छोटी छोटी भेड़ पैदा होंगी, वो ऐसी भेड़ पैदा हो जिनके सिर्फ और सिर्फ अंडर हेयर, फाइन हेयर जो होते हैं ना, अच्छे सॉफ्ट वाले, वो ही हो। तो अब इनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, मतलब वो प्रोसेस जिसमें बच्चा होता है। ठीक है,
जो ही शीप होती है और शी शीप होती है ना, उन दोनों की ब्रीडिंग करवाई जाती है ताकि इनसे जो बच्चा हो वो थोड़ा अच्छा हो। अच्छा कैसा कि उसके सॉफ्ट वाले बाल हो। तो जब हम सिलेक्ट करके ब्रीडिंग करवाते हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए तो उसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। ब्रीडिंग तो समझ गए, यही प्रोसेस जो इनसे बच्चा हो रहा है। ठीक, देखो अब यहाँ पर फिगर 3.1 में बता रहे हैं शीप विथ थिक ग्रोथ हेयर। दिख ही रहे हैं कितने घने बाल हैं इनके। एनिमल्स दैट यील्ड वूल। अब और दूसरे एनिमल्स को भी देखते हैं जिनसे हमें वूल मिलता है। Several breed of sheep are found in different parts of our country. However, the fleece of sheep is not the only source of wool. Though wool commonly available in the market is sheep wool. देखो हमारा इंडिया काफी बड़ा है और इंडिया में तरह तरह की प्रजाति की शीप है। प्रजाति समझते हो, जैसे शीप तो होगी, भेड़ तो होगी, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है बाकी भेड़ों से। कहीं कोई प्रकार की शीप मिल रही है, कहीं कोई प्रकार की शीप मिल रही है। तो मार्केट में ज्यादातर जो वूल हमें देखने को मिलता है वो शीप के बालों से बनता है, भेड़ के बालों से बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वूल भेड़ के बालों से ही बनता है, और भी कुछ एनिमल्स हैं जिनके बालों से हम वूल बनाते हैं, जैसे कि याक। ये देखिए फिगर 3.2 में याक ये होता है। देखो कितने बाल हैं, एकदम लदे हुए हैं इसके ऊपर बालों का गुच्छा। ये कहाँ पाया जाता है? मैंने आपको बताया था ठंडे इलाकों में पाया जाता है। कहाँ? ठंडे इलाकों में। तो तिब्बत और लद्दाख ठंडे इलाके हैं ना, वहां याक पाया जाता है। फिर क्या लिखा है? मोहेयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स। तो एक प्रकार के ये हेयर है मोहेयर, ये किससे मिलते हैं हमें? अंगोरा गोट से। तो गोट की एक प्रजाति है अंगोरा गोट। देखो आपने नॉर्मली जो अपने आसपास यूपी, बिहार, एमपी, ये जो सेंट्रली लोकेटेड प्लेन्स के एरियाज हैं और प्लेट्यूज के एरिया है ना, यहाँ पर एक ऐसी बकरी दिखती है जिसके ज्यादा बाल नहीं होते ना। लेकिन इस पिक्चर में देखो ये एक बकरी है लेकिन लदी हुई है बालों से, क्योंकि ये एक अलग वेराइटी है, अलग प्रजाति है गोट्स की, जिसको हम कहते हैं अंगोरा गोट। ठीक है, ये कहाँ मिलती है? जम्मू कश्मीर में। देखो जम्मू कश्मीर या ठंडे इलाके जितने भी नॉर्थ के जहाँ बर्फ गिरती है, तो वहां कुदरत भगवान ने क्या किया है कि वहां ठंड पड़ती है, इसलिए इन लोग को ऑलरेडी इतने सारे बाल दे दिए कि इनको ठंड ना लगे। तो ज्यादातर जिन एनिमल्स के इतने इतने ज्यादा बाल है ना, वो ये जम्मू कश्मीर के ही हैं जिनके बहुत ज्यादा बाल है। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। देखो ये तो अंगोरा गोट है, इससे थोड़े कम बाल है इसके। ये नॉर्मल गोट है, कहाँ पर होती है? ये कश्मीर में ही होती है। इसके जो अंदर के फर होते हैं, अंदर के बाल होते हैं, काफी सॉफ्ट होते हैं और उनसे क्या बनाई जाती है? शॉल बनाई जाती है। और सबसे जो मम्मियाँ ओढ़ती है ना ठंड में शॉल, और सबसे जो फेमस शॉल होती है वो होती है पश्मीना शॉल। काफी महंगी होती है ये। क्यों? क्योंकि इनकी जो क्वालिटी होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। याद रखना पश्मीना शॉल किससे बन रही है? कश्मीरी गोट से बन रही है। The fur on the body of camels is used as wool. Llama and alpaca in South America also yield wool. देखो दो वैरायटी हैं, दो चीजें हैं हमारे यहाँ पर। देखो पहले तो कैमल की बॉडी पे भी बाल होते हैं, इतने ज्यादा नहीं लेकिन छोटे छोटे होते हैं, तो उससे भी वूल बनाया जाता है। दूसरी चीज लामा एंड अल्पाका, ये दोनों जो एनिमल्स हैं हमारे यहाँ नहीं लेकिन साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, और आपको दिख रहा होगा कि इनकी बॉडी पे भी बाल दिखाई दे रहे हैं, तो इनसे भी वूल बनाया जा रहा है। तो अब तक आपको यही बताया जा रहा था कि ज्यादातर जो वूल इंडियन मार्केट में मिलता है वो शीप से मिलता है। कैसे मिलता है? शीप से। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ शीप ही हमें वूल देती है, और भी इतने सारे एनिमल्स हैं जो हमें वूल प्रोवाइड करते हैं। एक्टिविटी 3.2 देखते हैं। Collect pictures of animal whose hair is used as wool. Stick them in your scrapbook. If you are able to get pictures, try and draw them from ones given in this book. तो देखो आपको क्या बोला जा रहा है कि जिनसे आपको क्या मिल रहा हो? वूल मिल रहा हो। उन एनिमल्स की आपको पिक्चर बनानी है या ड्रॉ करनी है, जो भी बोला है। तो देखो ये सारे वो एनिमल्स हैं, तो आप इनकी पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो अपनी बुक में। उसके बाद हमें क्या करना है कि फाइंड आउट
words for sheep, goat, camel and yak in a local language and also in other languages of our country. तो हमारी लोकल लैंग्वेज है हिंदी, तो हिंदी में बकरी कहते हैं, ऊंट कहते हैं, ये जो कॉमन सी लैंग्वेजेस हैं उनको हम लिख लेंगे। और किसी एक और कंट्री की लैंग्वेज भी लिख लेना जो आपको अच्छी लग रही हो। एक्टिविटी 3.3 में क्या है? प्रोक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, find out and mark the places on the map where you find animals that provide wool. Use different colors to denote the location of different wool yielding animals. आपको मैप लेना है इंडिया का और एक वर्ल्ड का, उसमें आपको उन जगह को रंगना है जहां पर पर्टिकुलर एनिमल्स मिलते हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में हमें मिल रही हैं ये एनिमल्स जहाँ जो हमें वूल देती हैं, तो हम उस ऊपर के पोर्शन को कलर कर देंगे। वैसे ही जैसे यहाँ पर बात करी थी साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका तो बेटा एक कॉन्टिनेंट है। साउथ अमेरिका की किस कंट्री में ये अल्पाका और अलामा जो लामा एनिमल मिल रहे हैं, इनको आपको देखकर मार्क करना है। यही है आपकी दो एक्टिविटी, बहुत ही आसान सी है। फ्रॉम फाइबर्स टू वुल। अब देखो हमें फाइबर तो मिल गया, लेकिन उस फाइबर से वूल कैसे बनाया जाता है इस प्रोसेस को समझते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग वूल sheep are reared, their hair is cut and processed into wool. Let us learn about this process. तो वूल बनाने के लिए हम देख रहे हैं शीप से कैसे वूल बनाएंगे। तो शीप को पाला जाता है, उसके टाइम टू टाइम बाल काटे जाते हैं, हेयर्स काटे जाते हैं, फिर उनके एक बच्चे से उसको प्रोसेस किया जाता है और वूल बन जाता है। ये कोई छोटी प्रोसेस नहीं होती। तो क्या प्रोसेस होती है उसे देखते हैं। पहली चीज करनी पड़ती है कि शीप को हमें पालना पड़ता है और ब्रीडिंग करानी पड़ती है और शीप के बच्चे पैदा हों, इस तरह की चीजें देखनी पड़ती है। और बच्चे पैदा कराने में भी, ब्रीडिंग कराने में भी हमें ये देखना पड़ता है कि सही शीप से ब्रीड कराएं, बच्चे पैदा कराएं, ताकि जो उनका शीप का बच्चा हो ना उसके अच्छे बाल हो, है ना, उसमें कोई बीमारियां ना हो। तो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। If you travel to the hills in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan, Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. Shepherd कौन होता है? आपने देखा होगा कुछ कम्युनिटीज होती हैं जो जब आप कभी ट्रैवल करते हो तो आपने शायद देखा हो कि झुंड में उनके साथ भेड़ बकरियां होती हैं और उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं। तो उसी व्यक्ति को हम शेफर्ड कहते हैं, ठीक है, चरवाहा या फिर गडरिया कहते हैं कुछ लैंग्वेजेस में। तो ऊपर की जो स्टेट्स हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं, हर्ड हो गया झुंड, तो भेड़ का या बकरी का जो झुंड होता है उसको चरवाने के लिए ये चरवाहा शेफर्ड लेके एक से जगह दूसरी जगह घूमता है। शीप क्या होती है बेटा? हर्बीवोर होती है, यानी कि शाकाहारी होती है, मांस नहीं खाती। तो ये किस पे जीती हैं? घास पे या पत्तियों पे। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, ज्वार, oil cakes and minerals. अगर मान लो घास नहीं है, पत्तियां वगैरह कम है, तो इनके जो चरवाहे होते हैं ना, जो पालते हैं इनको, तो वो इनको खाने के लिए दाल दे देते हैं, कभी ना मक्का दे देते हैं, ऑयल केक दे देते हैं। ऑयल केक क्या है? जब भी हम किसी बीज से ऑयल निकालते हैं तो जो बचा कुचा मटेरियल होता है उसको ऑयल केक कहते हैं, तो वो खिला देते हैं। तो ये पूरी तरह से कैसी रहती हैं? वेजिटेरियन होती हैं, हर्बीवोर होती हैं, प्लांट पे ही डिपेंड करती हैं। In winter, sheep are kept indoors and fed on leaves, grain and dry fodder. और जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो शीप को घुमाया फिराया नहीं जाता, अंदर रखा जाता है और इनको खाने के लिए अनाज दिया जाता है, पत्तियां दी जाती हैं और सूखा चारा दिया जाता है। Sheep are reared in many parts of our country for wool. Table 3.2 gives the names of some breeds for sheep reared in our country for producing wool. तो हमारी कंट्री के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं रियरिंग होती है। अब शीप की रियरिंग क्यों होती है बेटा? ताकि उससे वूल हो। तो टेबल 3.1 में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम दिस ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। थोड़ी क्वालिटी भी पता पड़ जाएगी, चलो पढ़ ही लेते हैं। टेबल 3.1 सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप। इंडियन जो नस्ल होती है ना, मतलब किस वैरायटी की है, शीप में भी तो अंतर होते हैं, वैसे ही
सबसे पहली जो ब्रीड है उसका नाम है लोही। इसकी जो वुल होती है, लोही क्या है, ये भेड़ की वैरायटी का नाम है, याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद रामपुर बुश हेयर, फिर नाली, फिर बकरवाल, फिर मारवाड़ी, देन पटनवाड़ी। ये सारी वैरायटी हैं किसकी, शीप की। अब देखो इनसे कैसी हमें वूल मिलती है, तो लोही से हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की वूल मिलती है और राजस्थान और पंजाब में ये देखने को मिलती है। ब्राउन मतलब ब्राउन कलर की फ्लीस मिलती है रामपुर बुशेयर से। ये कहाँ पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। नाली की बात करें तो जो कारपेट होता है ना, कारपेट बनाने के लिए वुल हमें नाली ब्रीड से मिलता है, जो कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती हैं। बकरवाल की बात करें तो इससे जो हमें वुल मिलता है उससे शॉल बनाई जाती है, ये जम्मू एंड कश्मीर में मिलते हैं। मारवाड़ी, ये थोड़ी सी हार्ड वुल होती है, कैसे होती है, कोर्स हार्ड वुल, तो इससे हमें क्या मिलता है, मतलब ये गुजरात से मिलती है हमें, ठीक है। एंड पट्टनवादी फॉर हॉइस्ट्री, और ये भी हमें गुजरात से मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हॉइसरी क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ अभी। तो हॉइसरी बेटा क्या होता है, जो पैरों में पहनती हैं, लड़कियां पहनती हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं अभी एक फोटो लगा दूंगी इस पेज को कंप्लीट करने के बाद, तो आप देख लेना ये हॉसियर क्या होता है, ठीक। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities. कुछ जो भेड़ होती हैं वो इतनी अच्छी होती हैं कि उन पे ना बहुत ज़्यादा बाल आते हैं और वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। As mentioned earlier, these sheep are selectively breed with one parent being a sheep of good breed. तो जैसे कि पहले बताया गया था कि इनको जानबूझ के पैदा किया जाता है सिलेक्टिवली ब्रीडिंग से। तो इनमें जो एक पेरेंट होता है ना, एक भेड़ ऐसी होती है जिसके बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। अच्छी भेड़ अगर बच्चा पैदा करेगी तो उसके भी जो बच्चा होगा उसके भी बाल अच्छे आएंगे, इसलिए जानबूझ के ऐसी ब्रीडिंग करवाई जाती है। इसको हम सिलेक्टिवली ब्रीडिंग कहते हैं। Once the reared sheep have developed a thick growth of hair is shaved off for getting wool. तो एक बार जो हम भेड़ को पाल रहे हैं उसके अच्छे खासे बाल आ जाते हैं ना, तो उन बालों की शेविंग कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं बालों को, ताकि हमें वूल मिले। अब हमें बाल मिल गए, अब देखो आगे की प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product for a long process which involves the following steps. तो ये जो वुल हमें मिलता है ना, ऊन, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊन कहते हैं। इसको जो बनाने की प्रोसेस है ना फाइबर से, कोई छोटी प्रोसेस नहीं है, काफी लंबी प्रोसेस है और बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। देखो स्टेप नंबर वन में क्या होता है, The fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. सबसे पहली प्रोसेस के अंदर एक थिन लेयर जो स्किन की होती है ना शीप की, सोचो स्किन की, उसे हटा दिया जाता है शरीर पे से, और इस प्रोसेस को कहा जाता है shearing. Machines similar to those used by barbers are used to shave off hairs. Usually hairs are removed during the hot weather. तो ज्यादातर क्या करा जाता है, जैसे ये बार्बर होते हैं ना, जो नाई, जो उनके पास जैसी मशीन होती है उसी टाइप की कुछ मशीन होती है जिससे ये सारे बाल हटाए जाते हैं, और ये गर्मी वाले मौसम में हटाए जाते हैं, ठीक है, ताकि जो भेड़ होती है बिना बाल के भी सरवाइव कर पाए, क्योंकि ठंड में तो फिर वो मरी जाएगी ठंड के मारे, ठीक है ना। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स. Woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn. अब हमें वुलन फाइबर तो मिल गया, अब हम वुलन yarn बनाएंगे. Shearing does not hurt sheep just as it does not hurt when you get hair cut or your father shaves his beard. Do you know why? अभी मैंने जब आपको बोला कि उसकी बताओ स्किन भी हटाई जाती है, तो आप में से बहुत लोगों को थोड़ा दर्द भी फील हुआ होगा ना बेचारी शीप के लिए। तो डोंट वरी, जैसे आपके पापा या आपके कोई बड़े भाई जब अपनी शेविंग करते हैं उनको हर्ट नहीं होता, या फिर जब हम हेयर कट लेते हैं हमें हर्ट नहीं होता, वैसे ही शीप को कोई दर्द नहीं होता। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यहाँ तो लेयर भी हम हटा रहे हैं, फिर दर्द क्यों नहीं हो रहा।
because the uppermost layer of skin is dead. Also, the hair of sheep grow again just as your hair does. हर्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि इनकी जो डेड स्किन होती है, जिस स्किन को निकाला जा रहा है ना, वो डेड होती है। जैसे आपकी नेल्स आप काटते हो और फिर बढ़ जाते हैं, नेल्स काटते वक्त आपको दर्द नहीं होता ना, बाल काटते वक्त दर्द नहीं होता क्योंकि डेड सेल्स हैं, वैसे ही इनकी वो स्किन्स भी डेड सेल्स होती हैं। स्टेप 2 देखिए, द sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scouring. Nowadays scouring is done by machine. अब देखो हमने वूल निकाल लिया। अब आपको इस फिगर में ना सब कुछ दिख रहा होगा, दिख रहा है। पहले ये वूल निकाल लिए, शेयरिंग कर ली, अब स्कोरिंग कर रहे हैं टैंक्स में, जिससे जो भी गंदगी थी ना बालों में उसके, वो सारी निकल जाएगी। स्टेप 3 में क्या करेंगे, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन, द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। बताओ कितना खतरनाक सा काम है ना, डिफिकल्ट सा, इतने पतले पतले बाल होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि उन जो बालों को ना अलग अलग किया जाता है। कैसे अलग किया जाता है, सॉर्टिंग की जाती है, जैसे टेक्सचर के हिसाब से, कोई मोटा बाल कोई पतला बाल, तो इनको सेपरेट किया जाता है। देन स्टेप 4 के अंदर क्या करते हैं, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। दीज आर द सेम बर्ड्स which sometimes appears on your sweaters. The fibers are scoured against and dried. This is the wool ready to be drawn into fiber. अब क्या किया जाता है, इस तरह की मशीन्स यूज करी जाती हैं और यहाँ से कुछ उठा उठा जो फ्लफी फ्लफी सा फाइबर्स होते हैं ना, उनको बर्ड्स कहते हैं, जिनको निकाल लिया जाता है। और ये वही सेम बर्ड्स होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर्स में भी देखने को मिलते हैं। द फाइबर्स आर स्कॉर्ड अगेन एंड ड्राइड। दोबारा से क्या किया जाता है, स्कॉर्ड किया जाता है, ऐसे साफ किया जाता है और फिर सुखा लिया जाता है। इसके बाद the fibers can be dyed in various colors as the natural fleece of sheep and goat is black, brown और white. जब ये सब काम हो जाए तो इसके बाद जो फाइबर है ना उसको रंगा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो कलर होते हैं शीप के या गोट के फाइबर के बालों के, वो ब्लैक, ब्राउन या वाइट ही होते हैं। और आप तो देखते हो ना मार्केट में ऊन कितने रंग बिरंगे होते हैं, तो उसी प्रकार से ऐसे ही रंगा जाता है। देन इसके बाद क्या होता है, स्टेप 6 होता है, द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कंबाइंड एंड रोल्ड इनटू यार्न। उसके बाद क्या हो गया, हमने कलर कर लिया, अब फाइबर को हम ना स्ट्रेट करेंगे और कंबाइन करेंगे एक साथ, फिर उसको क्या करेंगे, यार्न में कन्वर्ट करेंगे। The longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen clothes. तो जो लंबी लंबी फाइबर्स होते हैं ना, उससे तो ऊन बना दी जाती है ताकि मार्केट में वो बिक सके, लोग उससे स्वेटर बना सके। और जो छोटी छोटी फाइबर्स होती है ना, बीच में टूट जाती हो या कुछ भी हो जाता हो, उससे क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ बना देते हैं। इस प्रकार से रोलिंग होती है, देख लीजिए। तो प्रोसेस इन शॉर्ट क्या क्या हो गई, प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वुल। अगर हमें फाइबर से फुल बनाना है तो सबसे पहले होता है शेयरिंग, then scoring, then sorting, then cleaning of birds, then dyeing and then rolling। इस तरह से प्रोसेस होती है पूरी। तो अब मैं वो पिक्चर लगा रही हूँ, इसके बाद वो जो हॉजियर वाली पिक्चर थी देख लीजिए आप, वो हॉजियर जिसकी कह रहे थे, ठीक है, समझ गए होंगे ना अब आप। ऑक्यूपेशनल हजार्ड, ये क्या होता है, कई बार क्या होता है, लोग पैसा कमाने के लिए कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहां उनकी जान को खतरा होता है। जैसे जो सॉर्टिंग का काम कर रहे हैं, जैसे हम अभी बताया, मैंने आपको बताया था ना, सॉर्टिंग करी जाती है फाइबर्स की, तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया से इनको इन्फेक्शन हो जाता है, एंथ्रेक्स से, जिससे कि ब्लड डिसीज हो जाती है जो काफी खतरनाक होती है। और उस डिसीज का, बीमारी का नाम है सॉर्टर्स डिसीज, ठीक है। तो ये तो इस बीमारी का नाम है पर्टिकुलर। लेकिन अगर किसी भी ऑक्यूपेशन में, किसी भी काम में आपकी जान को रिस्क होता है ना, तो उसको ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहते हैं, ठीक है। अब बूझो क्या बोल रहा है कि जब हम अपने बाल खींचते हैं तो हमें हर्ट होता है, लेकिन जब हम अपना हेयर कट लेते हैं तो हर्ट नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा जब आप अपने बाल खींचते हो तो उसके साथ स्किन भी खींचती है,
इसलिए आपको हर्ट होता है। और जब आप अपना हेयर कट करते हो तो स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, आप नीचे से या साइड से कहीं से बाल काटते हो, और बाल हमारे डेड सेल्स हैं, जैसे आपके नेल्स डेड सेल है। तो जब आप अपने नेल्स काटते हो तो आपको दर्द नहीं होता, लेकिन कभी अपने नेल्स को जहाँ से वो चिपका हुआ है ना स्किन से, वहां से उखाड़ के देखना कितना दर्द होता है, आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जो कॉटन गारमेंट्स होते हैं ना, वो हमें नहीं बचा पाते हैं विंटर में, लेकिन विंटर में कौन से कपड़े हमें बचाते हैं? वुलन क्लोथ्स। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं ना, वो अपने अंदर क्या करते हैं? हवा को रोक लेते हैं। किसको रोक लेते हैं? हवा को रोक लेते हैं। और हवा क्या बेड कंडक्टर होती है हीट की। अगर हवा होगी तो हीट आर पर नहीं हो पाएगी। आपने देखा होगा ना, हमारी बॉडी से हम सांस लेते हैं तो गरम गरम हवा आती है, तो हमारी बॉडी से भी ना हीट निकलती है। तो जो हमारी बॉडी से हीट निकलती है ना, अब वुलन क्लॉथ ने क्या कर दिया? एयर ट्रैप कर ली। एयर एयर फैला दी ना पूरे अपने, जहां जहां हमने वो वुलन क्लॉथ पहने हैं, एयर को पकड़ के रखा है, और हमारी जो शरीर है वो हीट निकाल रही है। और एयर क्या है? हीट को बाहर जाने नहीं देगी, तो हमारे शरीर की हीट हमारे शरीर के आसपास रहेगी, इसलिए हमें गर्मी का एहसास होता है वुलन क्लॉथ पहनने से। जबकि जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो उनके आर पार हो जाती हीट, तो इसलिए हमें ठंडक रहती है। इसलिए इन कॉटन क्लोथ्स को हम गर्मियों के सीजन में पहनना पसंद करते हैं। एक्टिविटी 3.4 की बात करूं, डिबेट अमॉन्ग्स्ट योर क्लासमेट्स वेदर इट इज फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू रियर शीप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल। तो आपको आपकी क्लास में एक डिबेट करनी है, लोगों से पूछना है, क्योंकि देखो आपकी क्लास में इतने सारे बच्चे होंगे, आपके फ्रेंड्स इतने सारे होंगे, तो कोई कुछ कह रहा हो, कोई कुछ कह रहा होगा। ये डिबेट करनी है कि क्या ये सही है, ह्यूमंस जो शीप को रियर करते हैं ना, शीप को पालते हैं ताकि उनसे वूल निकालें, उनकी स्किन निकालते हैं, ये सब करते हैं, तो क्या ये करना सही है या सही नहीं है? तो कोई बोलेगा सही है, कोई बोलेगा सही नहीं है। तो एक प्रकार की डिबेट है जो आपको करनी है आपस में। नाउ वूल के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब हम सिल्क के बारे में देखते हैं। सिल्क सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। तो जैसे कि वूल हमें एनिमल से मिली, वैसे सिल्क भी हमें किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। अब मैंने आपको बताया था कि सिल्क हमें किससे मिलती है? सिल्क वॉर्म, कीड़े से मिलती है। तो अब इस कीड़े को तो पालना पड़ेगा ना, जैसे शीप को पाल रहे थे हम वूल के लिए, वैसे इस कीड़े को भी पालना पड़ेगा। तो जब तुम इस कीड़े को पालोगे ना, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? सेरिकल्चर बोलेंगे। याद रखना इसको, क्या बोलेंगे? सेरिकल्चर। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर एंड ग्रैंडमदर द काइंड्स ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव, लिस्ट द काइंड्स ऑफ सिल्क। तो सिल्क भी बेटा तरह तरह की होती है, और आपको जो भी आपकी आंटी वगैरह मम्मी है सबसे पूछ लेना कि आपके पास कौन सी सिल्क साड़ी है, ठीक है। Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk moth. अब हमें पहले थोड़ा सा सिल्क मोथ, जिससे हमें पूरी सिल्क फाइबर मिलेगी, सब कुछ होगा, उसकी लाइफ कैसी होती है ये भी जानते हैं। द फीमेल सिल्क मोथ ले एग्स। ये देखो, फीमेल थोड़ी बड़ी है, मेल थोड़ा छोटा होता है, इस प्रकार का रहता है। ये जब एडल्ट सिल्क मोथ होती है तो वो ऐसी दिखती है, ठीक है, कुछ कुछ बटरफ्लाई जैसी। फ्रॉम विच हैच लार्वी विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स। अब देखो, एग दे दिया किस पे? मलबेरी लीव्स पे। तो मलबेरी की जो लीव्स होती है ना, इनको ये खाती है, और इसी पे इसने अंडे दिए। अंडे जब फूटते हैं तो उनमें से ये कैटरपिलर निकलती है, ठीक है, जिसको सिल्क वॉर्म कहा जाता है। They grow in size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa, it first weaves a net to hold itself, then it swings its head from inside to side in the form of a figure of 8. अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये फिगर। During these movement of the head, the caterpillar secretes fiber made of protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber। तो क्या हो रहा है कि ये जो कैटरपिलर है ना, ये पहले अपने इर्द गिर्द से फाइबर बना लेती है ना, ताकि थोड़ा सा होल्ड कर सके, उसमें रह सके।
फिर अपने सर को भी उसके अंदर कर लेती है। देन ये क्या सिक्रीट करती है? प्रोटीन। प्रोटीन का बना फाइबर जो हार्ड हो जाता है जब कहाँ आता है? एयर के कांटेक्ट में आता है। सून वो जो कैटरपिलर होती है अपने पूरे शरीर को ना कवर कर लेती है और एक प्यूपा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और इसी पूरी कवरिंग प्रोसेस को हम कोकून कहते हैं, जो हमने अभी पीछे फिगर में देखी थी। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूड इनसाइड द मोथ, इनसाइड द कोकून। फिर वो टाइम के साथ साथ ना इस कोकून के अंदर ही ना मोथ का डेवलपमेंट होता रहता है। Silk fibers are used for weaving silk cloth. Can you imagine that soft silk yarn is as strong as comparable thread of steel? आप सोच भी नहीं सकते कि जो ये मुलायम से सिल्क का धागा होता है ना वो इतना ही शक्तिशाली होता है, इतना ही पावरफुल होता है जितना एक स्टील का धागा हो। द सिल्क यार्न यानी कि सिल्क का धागा किससे मिलता है? कोकून से मिलता है हमें, सिल्क मॉथ के, जो हमने अभी देखा। There is a variety of silk moths which look very different from one another and silk yarn they yield is different in texture. तो जिस प्रकार के देखो ये कीड़े होते हैं उसी प्रकार का अलग अलग क्या मिलता है हमें? सिल्क मिलता है। कोई सिल्क थोड़ा सा हार्ड होता है, कोई स्मूथ होता है, कोई शाइनी होता है। Thus तसार सिल्क, मुगल सिल्क, कोसा सिल्क, ये अलग अलग वेराइटी है सिल्क की, etc. are obtained from cocoons spun by different types of moth. The most common silk moth is the mulberry silk moth. जो सबसे कॉमन है वो कौन सी है? मलबेरी सिल्क मोथ, क्योंकि ये मलबेरी नाम के ट्री पर रहती है और अंडे देती है। The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in a beautiful colors. तो इस मलबेरी सिल्क मोथ से जो हमें फाइबर मिलता है ना, काफी सॉफ्ट होता है, शाइनिंग होता है, लस्ट्रस मतलब शाइनिंग होता है, और इसके अंदर इलास्टिक भी होती है, मतलब खिंच सकता है, और तरह तरह के हम इसमें कलर भी चढ़ा सकते हैं। सेरीकल्चर और कल्चर of silkworm is very old occupation in India. India produce plenty of silk on a commercial scale. तो ये कोई नई चीज नहीं है, सेरीकल्चर सदियों से चलता आ रहा है इंडिया में, और बहुत सारा सिल्क हम प्रोड्यूस करते हैं इस माध्यम से। एक्टिविटी 3.5 collect pieces of silk cloth of various types and paste them in your scrapbook. You can find them in a tailor's shop among the heap of waste cut pieces. आपके आसपास कोई दुकान हो अगर टेलर की तो आप वहां जा सकते हो और उनसे वो छोटे टुकड़े लाके पेस्ट कर सकते हो अपनी स्क्रैप बुक में। तो आपको अलग अलग प्रकार के सिल्क के कपड़े मिल जाएंगे और आप उनको जब छू के देखोगे, आंखों से देखोगे, तो आपको पता पड़ेगा कोई ज्यादा चमकीला है, कोई ज्यादा सॉफ्ट है, कोई थोड़ा कोर्स होगा, है ना। और जो जितना ज्यादा चमकीला और सॉफ्ट होता है उसका प्राइस भी उतना ज्यादा होता है मार्केट में। आप अपनी मम्मी की, आंटी की या जिसकी भी हेल्प लेना चाहे ले सकते हो, क्योंकि उनको आइडिया रहता है, क्योंकि सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, जैसे मलबरी सिल्क होता है, तसार सिल्क होता है, एरी सिल्क, मूगा सिल्क। कंपेयर कर सकते हो इनको छू के, है ना, किस प्रकार का इनका टेक्सचर है, ये सब चीजें आप कर सकते हो। पिक्चर्स भी कलेक्ट कर सकते हो कि किस कैटरपिलर से किस प्रकार का हमें सिल्क मिल रहा है। एक्टिविटी 3.6 Take an artificial या synthetic silk thread and pure silk thread. Burn these thread carefully. Did you notice any difference in the smell while burning? तो आपको एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड लेना है, मतलब एक ऐसा सिल्क थ्रेड जिसको हमने खुद बनाया है, आदमियों ने, इंसानों ने, और दूसरा धागा वो होगा सिल्क का जो ये सेरीकल्चर की प्रोसेस से बन रहा है नेचुरली। तो आप जब इनको जलाओगे तो आपको ना स्मेल में डिफरेंस आएगा, दोनों की जलने की जो बदबू होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी। अब आपको क्या करना है कि एक वुलन फाइबर को भी बर्न करना है। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? अब आप जब वुलन करोगे ना तो जरा ये देखो कि जब आप वुलन जला रहे हो तो उसकी स्मेल किसके जैसे आ रही है? प्योर सिल्क की तरह आ रही है या फिर एक आर्टिफिशियल सिल्क की तरह आ रही है? टू रिमेंबर when the cooking stage is reached in the life history of the silk moth, try the following activity. तो ये हम एक्टिविटी करेंगे और मैं आपको बताती हूँ कि जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो आपको कैसी स्मेल आएगी। नेचुरल जो सिल्क है उसको जलाओगे तो ऐसी स्मेल आएगी जैसे आपने बाल जलाया है, ठीक है। और ऐसी स्मेल तब नहीं आएगी जब आप आर्टिफिशियल सिल्क को जलाओगे। और
जब आप फिर वुलन सिल्क को या वुलन फाइबर को जलाओगे ना, वुलन फाइबर ये लिख रहा है, इसको भी तो जलाना था और देखना था कि किसके जैसी स्मेल आ रही है। तो वुलन फाइबर और जो नेचुरल या प्योर सिल्क है ना, उसकी जलने पर एक जैसी खुशबू आएगी, क्योंकि दोनों नेचुरल हैं। ठीक, ये आपको आंसर मिल गया। एक्टिविटी 3.7, इसमें क्या करना है कि जो फिगर 3.9 है ना, वहां से आपको क्या करना है, फोटो कॉपी करा लेना है और जो पूरी हिस्ट्री है ना सिल्क मोथ की, उनको अलग अलग पीसेस में इधर उधर करना है, कार्डबोर्ड या चार्टबोर्ड पे चिपकाना है, जंबल कर देना है। फिर ट्राई करना है कि सही स्टेज पहले लगाएं कि पहले क्या होता है, अंडे देती है, ये कैटरपिलर बनती है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, इस तरीके से आपको करना है। और आप पूरी जो लाइफ हिस्ट्री होती है ना कैटरपिलर की, मोथ की, फिर कोकून कैसे बनते हैं, कैसे फाइबर बनेगा, इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। In India, women are significantly involved in various kinds of industries. ठीक है, इंडिया में जो वुमेन है ना, सिल्क इंडस्ट्रीज जो होती हैं उसमें बहुत सारी सिल्क इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हैं। और दीज आर रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक्स। किस प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं? या तो सिल्कवॉर्म जहाँ पर रह रहे हैं जिन पेड़ों पे, उनकी सुरक्षा करना ताकि वो कीड़े जीवित रह सकें। ठीक है, और फिर क्या करना है, रीलिंग करना है सिल्क का फ्रॉम कोकून्स, जो कोकून्स है ना उनसे सिल्क निकालना, फिर उस सिल्क को, कच्चे सिल्क को ना थोड़ा फैब्रिक बनाना, इस प्रोसेस को करना। तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर औरतें काम करती हैं। बाय देयर एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी। द चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग्स द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। तो देखो, जब ये औरतें इस तरह का काम कर रही हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया है उसकी इकोनॉमी बढ़ रही है। और इससे क्या हो रहा है कि इकोनॉमी तो हमारी बढ़ ही रही है, लेकिन नंबर 1 पे कौन है सिल्क प्रोडक्शन में? चाइना। और हम भी पीछे नहीं है, बस चाइना से पीछे है, बाकी हमारा नाम भी सिल्क प्रोडक्शन में लीडिंग कंट्रीज के अंदर आता है, जो टॉप कंट्रीज हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि कोकून से सिल्क कैसे बन रहा है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, मोथ्स आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। तो सिल्क के लिए क्या करते हैं, जो मोथ्स हैं उनका पालन किया जाता है, उन कीड़ों का, और उनके कोकून्स को कलेक्ट किया जाता है ताकि वहां से हमें सिल्क थ्रेड मिले। रियरिंग सिल्क वॉर्म्स, अ फीमेल सिल्क मॉथ ले 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम। तो जो एक फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो एक समय में ना हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती है। फिर क्या होता है कि the eggs are stored carefully on strips of cloth of और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्कवॉर्म फार्मर्स। फिर इन अंडों को ना किसी भी कपड़े या पेपर पे संभाल के रखा जाता है, और जो सिल्क वॉर्म फार्मर्स होते हैं ना, जो सेरिकल्चर करते हैं, उनको दे दिया जाता है। और बहुत ही अच्छी सूटेबल कंडीशन में, जहाँ सही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हो, हाइजीनिक कंडीशंस हो ना, साफ सुथरी, वहां पर फार्मर्स इन अंडों को रखते हैं। The eggs are warmed to a suitable temperature for larvae to hatch from eggs. तो इनको इतना गर्म टेम्परेचर दिया जाता है ताकि ये जो एग्स हैं हैचिंग की प्रोसेस हो जाए, फूट जाए अंडे। और ये किस पे की जाती है? मलबरी ट्री पे किया जाती है, जिसपे फ्रेश crop of leaves हो। The larvae called caterpillars or silkworm eat day and night and increase enormously in size. तो देखो, ये अंडे दे दिए, ये है वो मलबेरी का ट्री जिसकी पत्ती पर ये हम अंडे रखते हैं। फिर इस प्रकार के जो कैटरपिलर्स होते हैं ना, दिन रात खाते रहते हैं और बड़े हो जाते हैं साइज में बहुत ज्यादा। उसके बाद देखिए क्या होता है। The larvae are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves. ठीक है, बैम्बू की ट्रे में रखते हैं और वहां पर अच्छे से काट काट के छोटे छोटे मलबरी के पत्ते भी रख देते हैं। कम से कम 25 से 30 दिन बाद जो कैटरपिलर्स होते हैं ना, खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। और जब ये खाना बंद कर देते हैं तो ये क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं टाइनी से चैम्बर में बैम्बू के अंदर, in the tray of spin cocoons. The small rags or twigs may be provided in the tray to which cocoon get attached. मतलब छोटी छोटी जो पतली पतली सी डंडियां होती है ना पेड़ की या पौधे की, उनको लगा दिया जाता है ताकि ये ट्रे कोकून से अटैच रहे। और कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म स्पिन द कोकून
ये बोना स्टार्ट कर देते हैं, थ्रेड निकालना स्टार्ट कर देते हैं, विच इनसाइड द सिल्क मॉथ, और इसी धागे के अंदर, कोकून के अंदर सिल्क मॉथ डेवलप होती है। अब देखो कैसे प्रोसेस किया जाएगा सिल्क को। द पाइल ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। अब हमारे पास बहुत सारे कोकून्स हो चुके हैं, इससे हम क्या बनाएंगे, सिल्क फाइबर बनाएंगे। सिल्क फाइबर जो कोकून्स होते हैं उसको हम कहाँ रखते हैं, सन में रखते हैं, धूप में रखते हैं, और फिर उसके बाद इनको उबाला जाता है, स्टीम दी जाती है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, और तो क्या होता है, इनके अंदर से जो भी सिल्क फाइबर होती है वो निकल जाती है, और जब हम थ्रेड्स निकालते हैं कोकून से तो इसी को कहा जाता है रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन। तो इस रीलिंग प्रोसेस के लिए एक अलग से मशीन होती है जो सारे जो धागे होते हैं कोकून से अलग कर देती है। उसके बाद सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। उसके बाद इसके फाइबर्स बना दिए जाते हैं और धागे बना लिए जाते हैं जिनको वीवर्स यूज करते हैं फर्दर साड़ी वगैरह बनाने के लिए। Paheli wants to know if the cotton thread and silk thread are spun and woven in the same manner. पहेली क्या जानना चाहती है कि जो कॉटन का धागा और सिल्क का धागा होता है वो एक ही तरीके से बुआ जाता है या फिर उसकी बुनाई अलग होती है। इसके साथ आपका चैप्टर 3 खत्म हो चुका है। इसके बाद हम चैप्टर 4 करेंगे, हीट। इसके अलावा अगर आप किसी और सब्जेक्ट की वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।